इतिहास में पूर्वाग्रह। इतिहासकार का प्रयास निष्पक्षता के लिए होना चाहिए। प्रायः अधिक व्याख्या के कारण इतिहासकार मध्यम मार्ग का परित्याग कर एक पक्ष की ओर आकृष्ट होकर पक्षपातपूर्ण विवरण देता है। अतः इतिहासकार को मध्यम मार्गी होना चाहिए तथा निष्पक्ष निर्णय देना चाहिए। इतिहास में पूर्वाग्रह। वर्तमान में इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह सर्वव्यापी है। बटरफील्ड के अनुसार इतिहास में निष्पक्षता असंभव है। इतिहास लेखन का प्रथम चरण विषय का चयन होता है। इतिहासकार का पूर्वाग्रह इसी समय स्पष्ट हो जाता है जब वह अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करता है। डेविड थॉमसन के अनुसार यदि इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह अपरिहार्य अथवा अवश्यंभावी है तो उसका स्वागत युग की पुकार के रूप में करना चाहिए। इतिहास में पूर्वाग्रह के कारण। प्रत्येक इतिहासकार अपने समाज की उपज होता है। दूसरा, धर्म इतिहासकार की निष्पक्षता में बाधक होता है। तीसरा, तथ्यों के चयन में इतिहासकार की व्यक्तिगत अभिरुचि निर्णायक होती है। चौथा, हाल्फेन के अनुसार पक्षपात एक मुख्य समस्या है। पांचवा, इतिहासकार का संबंध विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से रहता है, जैसे मार्क्सवादी, लिबरल, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पूंजीवादी, साम्यवादी, प्रजातंत्रवादी, राजतंत्रवादी आदि। अतः यह इनसे प्रभावित होकर घटना का वर्णन करता है। छठा, E.H. कार ने लिखा है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलाता है, अर्थात इतिहासकार अपनी इच्छा को प्रधानता देता है। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं इतिहासकारों को पूर्वग्रहपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए विवश करती है, जैसे यूरोप में पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन। निष्पक्षता का प्रतिरोपण करना एक कठिन समस्या है। इसी कारण इतिहासकार पूर्वाग्रह युक्त हमें दिखाई देता है। इतिहास में निष्पक्षता की अपेक्षा। इतिहास लेखन में अंतिम इतिहास की कल्पना स्वप्नलोकी विचार है। प्रत्येक पीढ़ी अपने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर अतीत की व्याख्या करती है। मात्र तथ्यों का संकलन इतिहास को विश्व कोश बना देगा। सर C.P. स्कॉट ने लिखा है कि तथ्यों को स्वयं बोलने का अवसर देना चाहिए, उसे गलत बोलने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। निष्पक्षता इतिहासकार की पुकार है या इतिहास की पुकार है। यदि इतिहासकार वस्तुनिष्ठता का सम्मान करे तो जातिगत व्यक्तिगत रुचि मूल्य संपृक्त दृष्टिकोण से अप्रभावित तथ्य एक दूसरे का नेतृत्व निर्बाध रूप से करते रहेंगे। इतिहास लेखन द्वेष रहित होना चाहिए। इतिहास की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। प्रारंभिक इतिहासकारों ने घटना मात्र को ही इतिहास की विषय वस्तु माना है। बाद में इतिहास की विषय वस्तु का स्वरूप विस्तृत हो गया। इसका कारण सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन था। इतिहासकारों ने अपने समाज की रुचि के अनुसार अतीत का वर्णन किया है। बाद में इतिहास में दर्शन भी जुड़ गया। इतिहास की विषय वस्तु की दार्शनिक अवधारणा। इतिहास की विषय वस्तु प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु से भिन्न है। दूसरा, इतिहास में विचार प्रधान होता है किंतु विशेष विचार का इतिहास नहीं होता है। तीसरा, इतिहासकार व इतिहास की विषय वस्तु की दूरी समाप्त होनी चाहिए। चौथा, वाक्यों की पुनरावृत्ति इतिहास की विषय वस्तु नहीं हो सकती। इतिहासकार अपने व्यक्तित्व, समसामयिक सामाजिक अभिरुचि के अनुसार इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। पांचवा, कलिंगवुड के अनुसार प्रत्येक परावर्तित प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। इतिहास की विषय वस्तु मनुष्य का कार्य व्यवहार होता है। छठा, यद्यपि अतीत वर्तमान से भिन्न किंतु वर्तमान पर आधारित है। अतीत का पुनर्निर्माण साक्ष्यों के आधार पर होता है। साक्ष्य का संबंध वर्तमान से है क्योंकि वे वर्तमान में उपयोग में लिए जाते हैं। हिगेल के अनुसार इतिहास की विषय वस्तु समाज तथा राज्य होता है। इतिहास में विशिष्ट का अध्ययन होता है। इतिहास विषय वस्तु संबंधी इतिहासकारों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। वे इस प्रकार से हैं। प्राचीन यूनान में इतिहास अतृप्त ज्ञान तृष्णा को तृप्त करने का साधन था। इतिहास की विषय वस्तु अतीत संबंधी कहानी का प्रस्तुतिकरण है। प्रोफेसर A.L. राउच के अनुसार इतिहास की विषय वस्तु समाज के सभी पक्षों का वर्णन है। इसमें भूगोल, वातावरण, अर्थव्यवस्था, भूमि व्यवस्था, उद्योग, व्यापार, प्रशासनिक व्यवस्था व धार्मिक व सांस्कृतिक दशा का वर्णन होना चाहिए। 19वीं शताब्दी के अधिकांश इतिहासकार इतिहास की विषय वस्तु को मनोविनोद का साधन मानते थे, किंतु 20वीं सदी के वैज्ञानिक इतिहासकारों ने विषय वस्तु के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। राके जैसे इतिहासकार ने आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक विधाओं के अनुसार इतिहास के विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया। धीरे धीरे क्षेत्र विस्तृत हो गया और विषय वस्तु के अंतर्गत निम्न बातें सम्मिलित होने लगी। पहली, राजनीतिक इतिहास। दूसरा, संवैधानिक इतिहास। तीसरा, आर्थिक इतिहास। चौथा, सामाजिक इतिहास।
5वां धार्मिक इतिहास, 6वां सांस्कृतिक इतिहास, 7वां अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 8वां कूटनीतिक इतिहास, 9वां औपनिवेशिक इतिहास, 10वां युद्ध प्रणाली का इतिहास, 11वां विश्व इतिहास, 12वां कॉमनवेल्थ का इतिहास और 13वां भौगोलिक इतिहास। इस प्रकार के इतिहास को विषय वस्तु के रूप में सम्मिलित किया जाने लगा। ऐतिहासिक साक्ष्य, हिस्टोरिकल एविडेंस, किसी घटना का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने वाले रेखांकन को साक्ष्य कहते हैं। समाज में साक्ष्यों का प्रयोग वैज्ञानिक, अधिवक्ता तथा इतिहासकार सब करते हैं। इसको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, वैज्ञानिक तथा इतिहासकार के साक्ष्य, दूसरा इतिहासकार तथा न्यायालय, तीसरा अधिवक्ता तथा इतिहासकार के साक्ष्य। ऐतिहासिक साक्ष्यों की यथार्थता की पुष्टि पुरातत्व तथा अन्य स्रोतों से की जानी चाहिए। ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में तथ्य, ऐतिहासिक तथ्यों को ही साक्ष्य कहते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों का विश्लेषण तथा इतिहास तथा साक्ष्य। साक्ष्य का विश्लेषण, इसके 2 भाग हैं, पहला दुर्गम छलांग या डिफिकल्ट जंप और दूसरा घटना का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द इवेंट। ऐतिहासिक साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला कठोर तथ्य, जैसे बाबर, पानीपत, इब्राहिम लोदी व 1556, इनका उदाहरण ले तो ये एक तरह से कठोर तथ्य हैं। दूसरा इतिहास की व्याख्या, दोनों के बीच युद्ध का क्या निष्कर्ष रहा, ये इतिहास की व्याख्या के अंतर्गत आता है। स्मृति इतिहास नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं मेमोरी इज नॉट हिस्ट्री। एविडेंस, प्रमाण अथवा साक्ष्य प्राधिकारी का वह कथन है जिसे शोधकर्ता स्वीकार करके अपने इतिहास लेखन में स्थान देता है। कैंची तथा गोंद इतिहास, इसे सीजर एंड पेस्ट हिस्ट्री भी कहते हैं। ऐतिहासिक अनुमान, हिस्टोरिकल इंटरफेस तथा पिजन होल्डिंग या कबूतरी सुराख और क्वेश्चंस। कथन और साक्ष्य, स्टेटमेंट एंड हिस्ट्री, प्रश्न तथा साक्ष्य, क्वेश्चन एवं एविडेंस। इतिहासकार के समक्ष 2 प्रकार के साक्ष्य होते हैं, एक को शक्तिशाली साक्ष्य जिसे पोटेंशियल एविडेंस तथा दूसरे को वास्तविक साक्ष्य, एक्चुअल एविडेंस कहते हैं। शक्तिशाली साक्ष्य अपने आप में पूर्ण होते हैं और उससे घटना का पूर्ण विवरण मिलता है। वास्तविक साक्ष्य संपूर्ण साक्ष्य का एक अंश होता है जिसे इतिहासकार स्वीकार करता है।